नमस्कार मित्रों। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की यूनिट को हम लोगों ने कंटिन्यूशन में रखा हुआ है और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में टेक्निकल कंपोनेंट्स को हमने डिस्क्राइब किया था और टेक्निकल कंपोनेंट्स के ऊपर जो टेस्ट पेपर हम लोगों ने अपलोड किया है उसी टेस्ट पेपर की आंसर की लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हमारे इस प्रयास से मिल रहा होगा। प्रतिदिन के धीरे धीरे प्रयास से एक दिन हम लोग शारीरिक शिक्षा का समस्त सिलेबस कवर कर देंगे। प्रत्येक टॉपिक के साथ आपके लिए उस टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण 10-12 प्रश्नों की सीरीज हम लोग लेकर आते हैं, जिससे आपका टॉपिक भी कवर हो जाए और उस टॉपिक पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ये भी क्लियर हो जाए। तो इसी प्रयास के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले वही नियमित सा एक छोटा सा काम जिसकी मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता आता हूं कि ये तो आपको करना ही करना है, जिससे आपका और हमारा मनोबल बढ़ता है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खेल प्रशिक्षण के कुल कितने घटक होते हैं? और देखिए मित्रों, जैसा कि हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, हम लोग बेस से चल रहे हैं। पहले हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को पढ़ा था, फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 4 कंपोनेंट हमने आपको बता दिए थे, जिनमें से 2 कंपोनेंट मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं। शारीरिक घटक जिन्हें फिजिकल कंपोनेंट कहते हैं, दूसरा टेक्निकल घटक जिन्हें तकनीकी घटक या टेक्निकल कंपोनेंट कहते हैं, तीसरा और चौथा जो आएगा वह टेक्टिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट आएंगे। इस तरह स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कुल 4 घटक होते हैं। घटक का मतलब क्या है? जब हम लोग किसी खिलाड़ी को चूज करते हैं तो हमें इन 4 चीजों के ऊपर फोकस करना होता है। पहले उसकी फिजिक के ऊपर, देन उसकी टेक्निक के ऊपर, देन ही इज कैपेबल अकॉर्डिंग टू टेक्टिक्स, और उसका साइकोलॉजिकल कोर कितना है। यह हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर इन 4 चीजों के ऊपर अब ध्यान देते हैं, फोकस भी देते हैं। चूज किया तब भी ध्यान दिया और जब ट्रेन किया तब इनके ऊपर हमने फोकस किया कि इन 4 तरीके से हमारे को खिलाड़ी को मजबूत बनाना है। शारीरिक रूप से, तकनीकी रूप से, टेक्निकल रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत बनाना है। तो इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, खिलाड़ी के द्वारा ट्रेनिंग में सीखना प्रशिक्षण के किस घटक का हिस्सा है? खिलाड़ी के द्वारा ट्रेनिंग में सीखना मतलब जब वो अभ्यास करता है तो अभ्यास के दौरान उसको बहुत सारी जब क्रियाएं सिखाई जाती हैं तो वह किस पार्ट के अंदर आता है? तो देखिए, यह टेक्निकल पार्ट के अंदर आता है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के दौरान लर्निंग जो कराते हैं उसको, जो एक्विजिशन, स्टेबलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन फेज हम उसको सिखाते हैं, डे बाय डे हम उसको एक टेक्निक के ऊपर फोकस करना सिखाते हैं। तो यह हमारे तकनीकी घटक के अंदर आता है, टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर आता है। अब इसी की जगह यह होता कि मैच के अंदर परफॉर्म करना, तो यह सामरिक घटक के अंदर आ जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीखना किस घटक के अंदर आता है? तो यह सीधा सा तकनीकी घटक के अंदर आता है, टेक्निकल कंपोनेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर खिलाड़ी को बेटरमेंट के लिए आगे उठना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न, तकनीक का ऑटोमाइजेशन है। तो देखिए, ऑटोमाइजेशन क्या कहलाता है? ऑटोमाइजेशन जो होती है वह सबसे टॉपेस्ट फेज होती है। मतलब जब हम लोग क्रिया करते करते उस क्रिया को इस तरह से अपने दैनिक जीवन के अंदर हम लोग समाहित कर लें कि वह ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाना जाए। तो तकनीक की जो ऑटोमाइजेशन फेज है, तकनीक का जो एडवांस फेज है, उसको कहा जाता है द फाइन कोऑर्डिनेशन, या फिर मैं कहूँ कि उसे सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जाता है द फाइन आर्ट ऑफ टेक्निक। मतलब तकनीक को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने की कला, और यह स्किल कहलाती है। और स्किल को हम लोग कौशल कहते हैं। तकनीक को जब व्यक्ति इतना कुशल हो जाए उसके ऊपर कि तकनीक उसके लिए उसकी एक कला बन जाए, तो यह कौशल कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में स्किल कहा जाता है। अगला प्रश्न, नौसिखिया खिलाड़ी के चयन का प्रारंभिक आधार कौन सा होता है? तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब भी हमारे पास एक प्री लर्न खिलाड़ी, जिसको लर्निंग से पहले का हमारे पास खिलाड़ी आता है, जिसको हम लोग एक तरह से नया खिलाड़ी कहेंगे, जब वो खिलाड़ी हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं उसकी फिजिक के ऊपर। जब उसकी फिजिक, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब के ऊपर, भार, इनके ऊपर हमने फोकस कर लिया, फिर हम लोग उसकी टेक्निक के ऊपर जाते हैं कि टेक्निक इसकी कैसी है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है नए खिलाड़ी की, नया खिलाड़ी जिसको हमको ट्रेंड करके एक अच्छा खिलाड़ी बनाना है। पहले हम लोग उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को देखते हैं, और यही हमने इस खेल प्रशिक्षण के घटकों के अंदर पढ़ा था। फिर उसकी तकनीक को देखते हैं कि हाँ, ये टेक्निक में कैसा है या नहीं है। क्योंकि फिजिक जो है वह भगवान ने उसको दे दिया है, लेकिन टेक्निक हम उसकी सुधार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले नए खिलाड़ी का जब चयन किया जाता है तो उसके लिए उसके फिजिक को देखा जाता है, जिन्हें फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अगला प्रश्न,
तकनीक की फाइन कोऑर्डिनेशन की अवस्था कौन सी है? तो देखिए, टेक्निक की फाइन कोऑर्डिनेशन की जो अवस्था होती है उसे हम लोग ऑटोमाइजेशन फेज कहते हैं। ऑटोमाइजेशन फेज जिसके अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वह कोऑर्डिनेशन एकदम से उच्च स्तरीय हो जाता है। अब तकनीक की 3 फेज होती हैं, एक्विजिशन, स्टेबलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन। पहली फेज एक्विजिशन होती है जिसमें खिलाड़ी जब आता है तो वो तकनीक को सीखने का प्रयास करता है, उस वक्त वह ज्ञान को ग्रहण करता है। इस वक्त उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं, फिर धीरे धीरे उस टेक्निक के ऊपर वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल जब हो जाता है तो गलतियों की संख्या कम हो जाती है, तकनीक जो है वह स्थिर हो जाती है, सीख गया। फिर धीरे धीरे जब वही खिलाड़ी लंबे समय तक आगे चलता है तो वह तकनीक की फाइन कोऑर्डिनेशन फेज में पहुंचता है, जैसे ऑटोमाइजेशन फेज कहते हैं, जिसके अंदर वह तकनीक को बहुत ही उच्च स्तरीय रूप से प्रस्तुत करने लग जाता है। तो फाइन कोऑर्डिनेशन की फेज जो है तकनीक की, वह ऑटोमाइजेशन फेज कहलाएगी। इसका सही उत्तर है द ऑटोमाइजेशन। अगला प्रश्न, गामक कौशल के कितने भाग होते हैं? आज ही हमने स्पष्ट किया है, गामक कौशल के 2 भाग होते हैं, एक मूलभूत कौशल और दूसरा खेल कौशल। मूलभूत कौशल के अंदर क्या चीज आती है? जब व्यक्ति, गामक कौशल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिन्हें हम गामक तत्व भी कहते हैं, मोटर कंपोनेंट भी कहते हैं, मोटर एबिलिटीज भी कहते हैं। अब इन 5 को स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इनको रूटीन डेली के काम के लिए भाग लेता है तो वह उसके लिए उसका मूलभूत कौशल। लेकिन इन्हीं को जब खिलाड़ी अपने खेल के अंदर स्पेसिफिक वे में भाग लेता है या प्रस्तुत करता है तो वह विशिष्ट गामक कौशल हो जाता है, जिनको खेल कौशल के नाम से कैटेगराइज किया जाता है। तो 2 भाग होते हैं गामक कौशल के, एक मूलभूत गामक कौशल, दूसरा खेल कौशल। अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य संपादन हेतु तीव्र गति से वॉकिंग क्या कहलाएगी? किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्य संपादन हेतु तीव्र गति से वॉकिंग क्या कहलाएगी? मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है कि जब 5 गतिविधियों को या 5 मोटर एबिलिटीज को खिलाड़ी अपने हिसाब से संपादित करता है तो खेल कौशल। लेकिन यहाँ शब्द दिया है किसी भी व्यक्ति द्वारा, मतलब एक सामान्य व्यक्ति द्वारा तीव्र गति से वॉकिंग जब अपनाई जाती है तो यह उसका फंडामेंटल स्किल है, क्योंकि वह वॉकिंग तो करता ही है लेकिन आज उसने क्या किया? तीव्र गति कर दी किसी भी काम से। अब यही काम अगर खिलाड़ी 50 किलोमीटर वॉक के अंदर करता, टूर्नामेंट के अंदर करता, तो वह उसकी खेल कौशल हो जाती। तो यह मौलिक कौशल है, फंडामेंटल स्किल है उसकी, कि हम लोग धीमी, तेज या मध्यम गति से चल सकते हैं। यह फंडामेंटल स्किल है। चूंकि यह तकनीक थी लेकिन इसको अभी हम लोग तीव्र गति से अपना रहे हैं तो यह स्किल बन गई, इसलिए इसका सही उत्तर है फंडामेंटल स्किल। अगला प्रश्न, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य कैसा खिलाड़ी तैयार करना है? तो देखिए, खेल प्रशिक्षण का, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम लोग खिलाड़ी को कैसा तैयार करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक लेमैन, एक जो सामान्य खिलाड़ी होता है जिसको खेल का स्तर कम ज्ञान होता है, लेकिन जब हमारे पास वो आया तो वह एक एलीट स्तर का खिलाड़ी बन जाए। अब एलीट स्तर का खिलाड़ी कैसा होता है? जिसमें बाकी तीनों जो ऑप्शन समाहित हो रहे हैं, वह विन टू विन ईगर वाला, मतलब जीत की इच्छा रखने वाला खिलाड़ी होता है। और एलीट खिलाड़ी है तो वह और लोगों से अलग हटके अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला खिलाड़ी होगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी होगा। दूसरी बात, वह टेक्निकफुल होगा, जिसको स्किलफुल कहा जाएगा। तो एलीट खिलाड़ी के ये तीनों लक्षण है, विन टू विन ईगर, इंटरनेशनल प्लेयर हो और स्किलफुल प्लेयर हो। तो ये तीनों गुण किसके अंदर समा गए? एलीट के अंदर। तो इसका सही उत्तर है एलीट, मतलब हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के माध्यम से लेमेन से अलग हटकर एलीट स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करना चाहते हैं। अगला प्रश्न, गामक कौशल के पहचान का आधार होती है? गामक कौशल के पहचान का आधार होती है खेल गतिविधि, गामक क्रिया, आंगिक विन्यास, या मैं कहूँ कौशलपूर्ण क्रिया। टिपिकल क्वेश्चन है। तो देखिए, गामक कौशल के पहचान का आधार तो हमें पता होना चाहिए। गामक कौशल कौन से होते हैं? वो गामक कौशल जो 5 गामक गतिविधियों के आधार पर आधारित होती है। कौन कौन सी? वो 5 गतिविधियां कौन कौन सी होती है? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो ये सब अपने आप में क्या है? ये क्रियाएं हैं। स्पीड, एंड्योरेंस, ये सब क्रियाएं हैं। तो गामक क्रिया है। गामक क्रिया के आधार पर अब मैं, अगर मेरी स्पीड और लोगों से अलग हटके है, यूसेन बोल्ट की स्पीड और लोगों से अलग हटके है, तो उसकी है गामक क्रिया। मेरी भी स्पीड है, उसकी भी स्पीड है, दोनों के लिए हमारी गामक क्रिया हो गई। लेकिन यूसेन बोल्ट के मामले में उसकी स्पीड को उसका गामक कौशल कह दिया है। कोई वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर के लिए मैं भी वजन उठाता हूँ, वो भी वजन उठाता है, दोनों के लिए गामक क्रिया है। लेकिन वेट लिफ्टर मुझसे 3 गुना ज्यादा वजन उठाएगा तो वह उसके लिए उसका स्किल हो गया, गामक कौशल हो गया। तो प्रत्येक गामक क्रिया के आधार पर ही हम उस गामक कौशल का चयन करते हैं। गामक कौशल का आधार, पहचान का आधार गामक क्रिया बनती है जो 5 होती है। तो इसका सही उत्तर है ब गामक क्रिया। अगला प्रश्न, स्थायी वातावरण में प्रदर्शित किया जाने वाला कौशल क्या कहलाता है?
स्थायी वातावरण मतलब जहाँ पर हमारे सामने कोई भी ओपोनेंट ना हो। अब ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा जिम्नास्टिक जैसे खेल, ऐसा फिगर स्केटिंग जैसे खेल जहाँ पर हमारे सामने कोई चैलेंज है ही नहीं, जहाँ पर न विंड रेजिस्टेंस कर रही है, न कोई ओपोनेंट रेजिस्टेंस कर रहा है और न ही हमारे सामने कोई चैलेंज आ रहा है। बस हमें क्या करना है, अपनी पूर्व निर्धारित क्रिया को लोगों के सामने प्रदर्शित करना है एक स्टेबल माध्यम के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि ओपन वर्सेस क्लोज स्किल के अंदर ओपन स्किल कौन सी होती है? जिसमें चैलेंज जो होते हैं अनसीन होते हैं, जैसे फुटबॉल में ओपोनेंट का आ जाना या कहूँ हॉकी में ओपोनेंट का आ जाना। लेकिन क्लोज्ड स्किल में क्या होता है? क्लोज्ड स्किल में आपने जैसा अभ्यास में किया है वैसा ही आपको टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करना होता है। तो ऐसा बंद कौशल कहलाता है, क्लोज्ड स्किल कहलाती है। मतलब जिस स्किल को हम पूर्व निर्धारित जहां अभ्यास में भी वैसा ही कर रहे हैं और टूर्नामेंट में भी वैसा कर रहे हैं, ये क्लोज्ड स्किल कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है बंद कौशल। तो मित्रों, आपके सामने पूरे प्रश्नों की सीरीज हमने रख दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वह उच्च स्तरीय बनती रहे। डे बाय डे हम लोग एक एक टॉपिक को उठाते जा रहे हैं और चूंकि हमने शुरुआत, हमारा यूट्यूब चैनल बहुत नया है तो लेकिन फिर भी प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक डले उसका टेस्ट हो, उसकी आंसर की आए, जिससे तैयारी जो है वो एक तैयारी के हिसाब से हो। आपसे इन्हीं उम्मीदों के साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा से अर्थ रिलेटेड, योग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इंडिया इन ओलंपिक्स, इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है। जब ये कवर अप हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उसके बाद हम लोग रिक्रिएशन कैंपिंग, उसके बाद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको बहुत सारे वीडियोस, मतलब प्रतिदिन 3 वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो 1 महीने के 90 हो गए और 10 महीने के 900 वीडियो। इसका मतलब 1 साल के अंदर आपको 1000 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत आधार बनेंगे। और हमें अब 1 साल में 1000 वीडियोज़ हमने कर दिए तो चैनल 1 साल तो चलना है नहीं, पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो आप देखिएगा इसके ऊपर इतना रिच कंटेंट भर देंगे हम लोग कि आप लोग थैंक्स बोलेंगे। ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, खुल गया है। जो लोग ज्वाइन करने का कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने कर लिया है और हम लोग अब अगले संडे के आसपास एक लाइव सेशन अरेंज करेंगे जिसमें वही लोग जुड़ेंगे जो ज्वाइन बटन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।